Hello everyone. In this video, we are going to learn about consumption analysis. So what are we going to do and how? For the what part, हमें पता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड. अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखने जाते हैं कि वेदर दे आर मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट, तो हमें ईच लाइन आइटम के अगेंस्ट भी देखना पड़ता है कि वो मटेरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं. तो इस वीडियो में हम लोग जिस लाइन आइटम पे फोकस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम. अब रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए हमें ऑडिट एविडेंस डिराइव करना पड़ता है. ऑडिट एविडेंस लाने का दो प्रोसीजर्स एसएस में लिखा हुआ है. फर्स्ट है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एंड सेकंड है एनालिटिकल प्रोसीजर्स. नाउ हमारा जो लाइन आइटम है यहाँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, इसके लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फिगर को डिराइव करने के लिए हो सकता है हजारों या फिर लाखों एंट्रियां भी पड़ती हो किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, एंड इसके अगेंस्ट वैसे डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट नहीं होते हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सके या फिर चेक कर सके. इसीलिए हमें एनालिटिकल रिव्यू पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है रिलायंस और रीजनेबल अश्योरेंस लाने के लिए. तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का एनालिटिकल रिव्यू कैसे करें? एक टॉपिक जो हम सीए इंटरमीडिएट में सीख के आते हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. यहाँ भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही यूज करेंगे in order to do variance analysis and get a good idea of how to judge whether or not the figure appearing in the cost of materials consumed is materially misstated or not. तो हम लोग पहले तो वेरिएंस एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करके. उसके बाद जो भी हमारे पास वेरिएंस डेटा आएगा उसे हम मंथ ऑन मंथ प्लॉट करेंगे एंड फिर ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि हर महीने कितने कितने वेरिएंसेस आ रहे हैं. तो इस वीडियो का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. हालांकि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों के ही सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर कैलकुलेशन एंड एनालिसिस हम लोग एक बार फिर से उसे रिविजिट करेंगे. सेकेंडली हम देखेंगे कि जो भी हमें डेटा चाहिए फॉर डूइंग दिस एनालिसिस वो हमें कहाँ मिलेगा. सेकेंड पॉइंट कवर होने के बाद अब हमें देखना होगा कि ये जो डेटा हमें मिला उसे हम कैसे एक टेबल में अरेंज करें सो दैट उसमें नेसेसरी फंक्शंस लगा के एक एनालिसिस किया जा सके. जब हमारे पास डेटा आ जाएगा एक टेबल पे, तब उसे हम एक पिवट टेबल पे कन्वर्ट करेंगे एंड फाइनली एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाएंगे जिससे कि हमारा एनालिसिस और भी फैसिलिटेट हो सके. तो अब मूव करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ. सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम क्या चीज का एनालिसिस करने जा रहे हैं. हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कंजम्पशन का. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या फैक्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी. इन सभी को कंज्यूम किया जाता है एंड देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड मशीन्स प्रोडक्शन किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोडक्ट एक्स. यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल मटेरियल्स लगते हैं वेरिंग क्वांटिटीज में. अब हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या देखना है? हमें देखना है कि जितना मटेरियल लगना चाहिए था, जिस रेट पे लगना चाहिए था, क्या एक्चुअली उसी रेट पे लगा एंड उसी क्वांटिटी में लगा कि नहीं. नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, किस महीने में ज्यादा डिविएशन आया, इसका एनालिसिस करके हम एक ग्रिप लाना चाहेंगे इस पूरे फिगर पे कि ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम का फिगर आ रहा है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना सही है. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि जो कॉस्ट लगना चाहिए था तो जो कॉस्ट लगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड मटेरियल रेट वेरिएंस. तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की कॉस्ट में कितना वेरिएंस क्वांटिटी में वेरिएंस के लिए आया या क्वांटिटी में वेरिएंस के कारण आया, ये होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. एंड कितना वेरिएंस रेट चेंज के कारण आया वो होता है मटेरियल रेट वेरिएंस.
अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है? वो वेरिएंस जो कि मटेरियल के यील्ड में चेंजेस के कारण आए। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि मेरा यील्ड 96% होगा लेकिन वो 94% रहा, तो उसके कारण मेरा कितना मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हुआ। एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम देखते हैं कि इफ वी आर यूजिंग टू और मोर देन टू मटेरियल्स, तो उनके रेशियो में चेंज आने से हमारा कितना वेरिएंस आया। नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स फॉर विच वी वुड रिक्वायर डेटा इन ऑर्डर टू डू दिस एनालिसिस? हमें 5 वेरिएबल्स का डेटा लगेगा। अगर हम इन 5 वेरिएबल से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसे अपने एक्सेल शीट में एक अच्छे से मॉडल बना के अगर हम उसमें डाल देते हैं, तो हम आसानी से कंजम्पशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या है वो 5 वेरिएबल्स? फर्स्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, यानी कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था। सेकेंड है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया देना चाहिए था। थर्ड है एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, यानी कि एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए एक्चुअली कितना क्वांटिटी मेरा लगा। एंड फोर्थली है कि एक यूनिट रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक्चुअल रेट क्या मैंने पे किया। फिफ्थ एक्चुअल आउटपुट, जैसे कि इस वीडियो में हम मंथ ऑन मंथ एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे कि मंथली आउटपुट कितना था। इस मंथ का टोटल प्रोडक्शन ही एक्चुअल आउटपुट है। जब हम इन 5 वेरिएबल्स को के रिलेशन में डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरिएंसेस। तो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया है एंड इसे आप क्विक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको आता होगा लेकिन एक रिविजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो वर्डिंग्स यूज किए हैं दैट आर वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, तो उसे उसी सेंस में यूज करें एंड उसको उससे डिविएट ना हो। तो वेरी जो भी फॉर्मूलेज हम यूज करने वाले हैं उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फंडामेंटल फॉर्मूलाज, ये 7 फॉर्मूलाज हैं, एंड देन है वेरिएंस वाले फॉर्मूलाज जो कि 5 है। वेरिएंस फॉर्मूलाज में हमने 5 जो वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं उन सभी के मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए। एंड इन पांचों फॉर्मूलाज में जो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सभी को कैलकुलेट करने के लिए ये 7 फंडामेंटल फॉर्मूलाज हमको लगेंगे। एंड ये सातों फंडामेंटल फॉर्मूलाज इन पांचों पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली इन अ नटशेल हमें सिर्फ डेटा इन पांचों से रिलेटेड कलेक्ट करना है। इन पांचों से हमें इन 7 फंडामेंटल फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करना है, और इन सातों को यूज करके हमें फाइनली अपने 5 वेरिएंस वाले फॉर्मूलाज लगा के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो अब हमने देख लिया कि हम कैलकुलेट वेरिएंस कैसे करेंगे, बट अब इसके लिए डेटा कहाँ से लाएं? तो इन जो 5 वेरिएबल्स के लिए हमें डेटा चाहिए उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला डेटा हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि स्टैंडर्ड्स का डेटा लेना बहुत प्रिसिशन का काम है। इसमें अगर गलती होता है तो आपका वेरिएंसेस बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो डेटा का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए जो भी आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेट चूज करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ एफजी जब आप लेने जाएंगे तो आप क्या क्या ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर का एवरेज क्वांटिटी जो लगा पर यूनिट ऑफ एफजी बनाने के लिए वो आप ले सकते हैं। सेकेंडली, आप इस साल का बजटेड क्वांटिटी क्या लगना चाहिए, वो जो बजट में इन्होंने लिखा आप वो ले सकते हैं। थर्डली, अगर प्रोडक्शन टीम मंथ ऑन मंथ अपना स्टैंडर्ड सेट करता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब ये डेटा अगर आपको चाहिए तो वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे? ये डेटा या तो आप लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट से ले सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट ईयर के बजटेड कॉस्ट शीट से ले सकते हैं, या फिर बिल ऑफ मटेरियल से ले सकते हैं। अब बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है? बिल ऑफ मटेरियल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है व्हाट आर द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ ईच मटेरियल दैट वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। यानी कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए
मुझे कौन से मटेरियल्स लगते हैं, किन किन क्वांटिटीज में लगते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, यानी कि एक यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने का कॉस्ट उसमें आ जाता है। तो आप क्लाइंट से उसका बिल ऑफ मटेरियल्स भी मांग सकते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से लें? ये आप या तो लास्ट ईयर का एवरेज रेट ले सकते हैं, या फिर लास्ट मंथ का एवरेज रेट ले सकते हैं अगर ये हर मंथ टू मंथ चेंज होता है तो, या फिर आप इस मंथ या इस ईयर का बजटेड रेट ले सकते हैं, जो क्लाइंट ने बजट किया कि हो सकता है इस साल मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये रेट पे मैं ये माल खरीद पाऊंगा। फोर्थली, आप स्टैंडर्ड रेट जो प्रोडक्शन टीम एक्सपेक्ट करता है और सेट किया है आप वो ले सकते हैं। एंड फिफ्थ, अगर आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है इन द सेंस कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तब आप हो सकता है कि उसका कोई नेशनली या इंटरनेशनली कोटेड इंडेक्स हो। जैसे कि बीएससी के लिए सेंसेक्स होता है, वैसे ही बहुत सारे मटेरियल्स के बहुत सारे मंडियों में या बहुत सारे मार्केट्स में ये होता है कि उनका एक इंडेक्स डेटा पब्लिश होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसका एक इंडेक्स बना के पब्लिश करता है। तो आप उस डेटा को भी ले सकते हैं, और उसको अगर आप लिंक करके स्टैंडर्ड रेट के जैसे यूज करेंगे तो हो सकता है आपका वेरिएंसेस काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि जब एक्चुअल परचेजेस होते हैं तो मोस्टली वो उस रेट पे ही किए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट का डेटा आप कहाँ से लाएंगे? पहला, आप लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट से ले सकते हैं, प्रेजेंट ईयर के बजटेड कॉस्ट शीट से ले सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स से ये भी मिल जाएगा आपको, या फिर अगर आप इंडेक्स लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में जाके आप इंडेक्स का ले सकते हैं। थर्ड है एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ एफजी जो मेरा मंथ ऑन मंथ लग रहा है, उसका डेटा आप कहाँ से लेंगे? इसका डेटा आप लेंगे कंजम्पशन रिपोर्ट, या तो आप अपने ईआरपी, एसएपी, टैली जहाँ पे भी कंजम्पशन रिपोर्ट मेंटेन होता है वो रिपोर्ट निकाल के चेक कर सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ कितना कंजम्पशन हो रहा है। उसके बाद या तो आप प्रेजेंट ईयर के अगर कॉस्ट शीट बन चुका है और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे भी ले सकते हैं, या फिर स्टोर्स लेजर से ले सकते हैं। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसके पास पूरे रॉ मटेरियल्स का कंट्रोल होता है, वो एक स्टोर्स लेजर मेंटेन करता है, जिसमें कि ओपनिंग क्वांटिटी, रिसीट्स, इश्यूज एंड क्लोजिंग क्वांटिटी देख सकते हैं आप। तो आप मंथ ऑन मंथ अगर स्टोर्स लेजर भी देखें तो उसमें भी आपको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम दिख जाएगा। अब बात आता है एक्चुअल रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेंगे? इसे हमें देखना चाहिए कि हमें या तो फीफो मेथड से लेना चाहिए या फिर वेटेड एवरेज बेसिस पे लेना चाहिए। ये भी आपको जनरली स्टोर्स लेजर से ही मिलेगा, नहीं तो आप कंजम्पशन रिपोर्ट भी ले सकते हैं ईआरपी से, या फिर प्रेजेंट या कॉस्ट शीट से भी ले सकते हैं। फीफो और वेटेड एवरेज आप किस बेसिस पे लेंगे? जनरली वही यूज करना चाहिए जो कि क्लाइंट यूज करता है। फिफ्थ है एक्चुअल आउटपुट का डेटा। एक्चुअल आउटपुट जो भी आपके मंथ में प्रोड्यूस हुआ, उसका डेटा आप इस साल के कॉस्ट शीट से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट ईआरपी, एसएपी, टैली अगर कहीं पर भी अवेलेबल है तो उसे निकाल के आप उसके डम से भी ले सकते हैं, या फिर जो एफजी स्टॉक अकाउंट मेंटेन होता है ईआरपी में, आप उसमें जितने भी डेबिट्स हुए हैं उसको देख के भी आप एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पूरा डेटा आ गया है, तब अब आपको इस डेटा को अरेंज करना होगा एक टेबल में, ताकि इस पे नेसेसरी फॉर्मूलाज लगा सकें आप। इन फॉर्मूलाज को लगा के हम लोग फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे आपको अरेंज करना है वो हम नेक्स्ट शीट में देखते हैं। तो अरेंजिंग द डेटा इन अ टेबल, सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट यू आर मेकिंग। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट एक्स, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहिए। उसके बाद आप किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1 मेट्रिक टन, यानी कि 1 मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। 1 मेट्रिक टन प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगता है, उसका बिल ऑफ मटेरियल्स अब आप खुद एक टेबल में प्रेजेंट करेंगे। यानी कि उसमें आप लिखेंगे मटेरियल आईडी, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, उसका यूनिट, कौन से प्लांट में बन रहा है, और उसके बाद वही 5 वेरिएबल्स में से फर्स्ट 2, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ एफजी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आरएम, एंड इन दोनों को इनटू करके जो आ रहा है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एफजी। अब एक एक करके इन फील्ड्स को देखते हैं। मटेरियल आईडी में आपको एक यूनिक आईडी देना है अपने हर मटेरियल के अगेंस्ट। ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नाम लिखना है। अब मटेरियल आईडी हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपको ये जो फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे उसमें बहुत जगह आपको वी लुकअप लगाने पड़ेंगे। तो मटेरियल आईडी देना एक यूनिक आईडी होता है, जिससे
कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा वी लुकअप लगाने में। अब मटेरियल आईडी जब आप लिखेंगे तो हर मटेरियल आईडी के अगेंस्ट आप वो मटेरियल का नाम लिखेंगे, और इस लिस्ट में वो सारे नाम आने चाहिए उन सारे मटेरियल्स का जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको लिखना है कि आप क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मेट्रिक टन। फोर्थली हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लांट का नाम। अब हो सकता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बहुत सारे प्लांट्स हो एंड हर प्लांट का अलग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगता है, हो सकता है स्टैंडर्ड रेट सेम हो, बट उनका ईल्ड हर प्लांट का अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी रेशियोज। इसीलिए अगर आपको प्लांट वाइज एनालिसिस करना है तो ये भी एक एडिशनल फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही प्लांट है तो इस फील्ड का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखने वाली चीज़ है, ये जो लाइट पिंक रंग में मैंने जो ये फील्ड्स रखे हैं, सिर्फ यही वो फील्ड्स है जहाँ पे आपको मैनुअल डेटा एंट्री करना है। कौन सा डेटा एंट्री? जो आपको यहाँ पे मिला था, उन सभी डेटा को आपको इन दो फील्ड्स में एंट्री करना है। थर्डली हम लोग देखेंगे कि इस फील्ड में एंट्री करना है, एंड फोर्थ और फिफ्थ को आपको यहाँ पे एंट्री करना है। बाकी जितने भी वाइट वाले फील्ड्स है यानी कि ब्लैंक फील्ड्स है, इन सभी फील्ड्स में फॉर्मूले लगेंगे, और ये फॉर्मूलाज अपने आप सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम दीज 5 फील्ड्स। और इनमें कौन से फॉर्मूलेज लगेंगे, ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे डिफाइंड है। तो आपको इन सारे फॉर्मूलेज को स्टडी करना है। ये फॉर्मूला के अगेंस्ट जो भी डेटा जिस भी सेल में है उस सेल का रेफरेंस लेना है, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अच्छे से इन फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे और उसको एकदम कोरिस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो सारे के सारे जो भी हमें चीज़ चाहिए, जो भी हमें फिगर्स चाहिए, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे ओनली फ्रॉम दीज 5 फील्ड्स। तो फर्स्ट बिल ऑफ मटेरियल्स का हमने टेबल देख लिया। अब सेकेंड टेबल आपको बनाना है एक्चुअल आउटपुट का। यानी कि अगर हम प्लांट एम के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे पहले आपको लिखना है प्लांट का नाम, और हर महीने इस प्लांट में कितना एक्चुअल आउटपुट हुआ। तो अगर आप 3 महीने का एनालिसिस कर रहे हैं, अप्रैल मई जून का, तो प्लांट एम के अगेंस्ट अप्रैल में कितना आउटपुट हुआ, मई में कितना हुआ, जून में कितना हुआ। थर्डली अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल में हम लोग आते हैं, वो है कैलकुलेशन टेबल। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मटेरियल आईडी लिखेंगे। ये वही मटेरियल आईडी है जो हमने ऊपर बिल ऑफ मटेरियल्स में यूज किया था। सेकेंड हम लोग यूज करेंगे मटेरियल डिस्क्रिप्शन। थर्ड है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड फोर्थ है प्लांट। अगर इस फॉर्मेट में इस टेबल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पिवट यूज नहीं कर पाएंगे। ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल है, ये अनपिवटेड टेबल है। अगर आप इसे और कोई भी मेथड से, अगर और कोई भी फॉर्मेट में मेंटेन करने का कोशिश करेंगे तो आपको पिवट टेबल बनाने में, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इस ही फॉर्मेट में मेंटेन करने का कोशिश करें। जैसे कि पहले अगर आपने प्लांट एम सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको हर तीनों मटेरियल के अगेंस्ट महीने के उस महीने में कितने कितने आपके एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ एफजी लगा एंड एक्चुअल रेट क्या था उस महीने का, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो हो सकता है ये तीनों मटेरियल के लिए पहले आपको अप्रैल का ही डेटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद जाके इन्हीं तीनों मटेरियल के अगेंस्ट आपको मई का डेटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद इन्हीं तीनों मटेरियल के अगेंस्ट आपको जून का डेटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम पिवट टेबल बना के इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो एक बार जब आपने इन दोनों फील्ड्स को भर लिया, उसके बाद आपका 90% काम हो गया। अब आपको खाली इन बाकी जितने भी ब्लैंक फील्ड्स हैं उनमें अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज लगाने हैं। अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज लगाते ही यहाँ पे आपके पांचों वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएंगे। इन पांचों वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन आपको अपने फॉर्मूलाज एकदम करेक्टली लगाने होंगे, और ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखे। बस आपको देखना है कि ये जो भी वेरिएबल इस फॉर्मूला में है उसका उससे रिस्पेक्टिव डेटा किस सेल में है, उस सेल का रेफरेंस देना है एंड यहाँ पे पुट करते जाना है। अब एक यहाँ पे मेरा टिप होगा कि जो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होता है और हाइब्रिड सेल रेफरेंसिंग होता है, इसे पहले अच्छे से पढ़ लें। वो आपको बहुत हेल्प करेगा रिपीटेटिव फॉर्मूला से बचने के लिए, ताकि आप एक मास्टर फॉर्मूला बना के ही सारे सेल्स में कॉपी कर पाए। अब जब हमारा ये टेबल बन के रेडी हो गया है, अब हम मूव करेंगे पिवट टेबल बनाने में। सबसे पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करिए।
जब आप इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद Alt+N+V दबा के एक पिवट टेबल करिए। आप उसे ऊपर से जाके ऑप्शंस में जाके सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वहां से भी पिवट टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। उसके बाद जब टेबल रेंज सेलेक्ट हो गया है तो न्यू वर्कशीट में जाके हम ओके करते हैं, तो ये आ गया पिवट टेबल का कॉलम। अब यहाँ पे हमें 5 पिवट टेबल्स बनाने हैं और 5 वेरिएंसेस। इसमें हम क्या क्या सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे मंथ एंड उसके रिस्पेक्टिवली हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक वेरिएंस, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किया, उसको यहाँ ले गए, और सिंस यहाँ पे काउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रहा है तो हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके इसको सम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक पिवट बन गया। अब ऐसा ही पिवट हम कॉपी करते जाएंगे फॉर 5 टाइम्स। हमें ये अब हर अलग अलग पिवट टेबल्स में जाके हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से वेरिएंस को हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि सेकेंड वाले जो पिवट टेबल है उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को। वापस से इसको यहाँ पे लाना होगा वैल्यूज फील्ड में, वापस से काउंट आ रहा है तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके सम करने से हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिखाना है, यहाँ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दिखाना है, यहाँ मटेरियल रेट वेरिएंस दिखाना है, यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिखाना है, और फाइनली मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिखाना है। यहाँ पे जब हम ये 5 पिवट टेबल्स बना लेंगे, अब हमें क्या काम है? अब हमें बनाना है इससे रिलेटेड एक पिवट चार्ट। तो इस पर्टिकुलर पिवट टेबल पे अपना कर्सर रखते हुए एनालाइज फील्ड में जाइए। एनालाइज फील्ड में जाके यहाँ पे आपको एक पिवट चार्ट करके दिखेगा। इस पिवट चार्ट में कैलकुलेट क्लिक करिए। उसके बाद लाइन चार्ट में जाइए। लाइन चार्ट में जाने के बाद ओके क्लिक करिए। सिंस यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं था इसीलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, बट जब आप इसमें पूरा डेटा दे देंगे तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ ये कैलकुलेट करके आपको एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन दे देगा। अब इसी के साथ साथ और एक चीज, अगर आप मल्टीपल प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर मल्टीपल मंथ्स के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको और एक चीज करना चाहिए जो कि एनालाइज में जाके आपको दिखेगा, वो है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में जाके हम अगर जैसे कि यहाँ पे प्लांट वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं और मटेरियल वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये दोनों को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ओके दबाने से दो यहाँ पे स्लाइसर्स निकल के आते हैं। और जैसे ही ये काफ़ी डैशबोर्ड में हमारा हेल्प करेगा ताकि हम एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकें और यूज़र के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकें। तो जैसे यहाँ एक प्लांट हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे एक प्लांट आ गया और 3 मटेरियल्स हमने डिफाइन किए थे तो 3 मटेरियल्स आ गए। इसमें से हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मटेरियल ए सेलेक्ट कर लिया, मटेरियल बी सेलेक्ट कर लिया, या सारे सेलेक्ट कर लिया। तो जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हमें पिवट टेबल्स को एक शीट में रहने देना चाहिए, जिसे हमें नाम देना चाहिए पिवट टेबल्स। जब हमारा पिवट टेबल्स वाला शीट बन जाएगा तो हमें इन पिवट चार्ट्स को कॉपी करके एक नेक्स्ट शीट में लेके जाना चाहिए जिसे हम नाम देंगे डैशबोर्ड। जब आप अपने सारे यानी कि पांचों वेरिएंसेस के अगेंस्ट 5 पिवट चार्ट बना लेंगे और उन पांचों पिवट चार्ट्स को अपने स्लाइसर से लिंक कर देंगे, उसके बाद आपका जो भी डेटा बनेगा वो कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखना चाहिए। यानी कि यही दो, जैसे कि ये मैंने एक दूसरे क्लाइंट के लिए बनाया था, ये वैसा ही दिख रहा है कि एक है उनके पास 4 प्लांट थे तो चारों प्लांट के नाम आ रहे हैं यहाँ पे स्लाइसर में, और उनका रॉ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 रॉ मटेरियल लगता था, उन पांचों रॉ मटेरियल के नाम आ रहे हैं जिनमें से हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही स्लाइसर 5 पिवट चार्ट से रिलेटेड है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड फाइनली मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आप YouTube में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे एक स्लाइसर को सारे पिवट चार्ट से लिंक करना चाहिए। जब आप वो दोनों कर लेंगे, जब आप हर एक पिवट टेबल के अगेंस्ट एक पिवट चार्ट बना लेंगे, उसके बाद आपको उसे अपने स्लाइसर के साथ लिंक करना है ताकि एक ही स्लाइसर से पांचों पिवट चार्ट साथ में कंट्रोल किए जा सके। अब
डैशबोर्ड में आपको फाइनली आके इसको अच्छे से फॉर्मेट करना है, इक्वल साइजेस में सारे चार्ट्स को लगाने हैं, साइड में आपको स्लाइसर लगाना है, अच्छा से फॉर्मेटिंग करना है, एंड ट्राई करिएगा कि अच्छा अच्छा लेबल दे सके, एक क्लियर स्पेसिफिक लेबल दे सके जिससे कि डेटा रीड करने में इजी हो। ज़्यादा कंट्रास्टिंग कलर्स यूज़ करें ताकि रीड करना आसान हो। इसे जब आप बना लेंगे तब आपका पूरा ये शीट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये शीट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। अभी आपने वो डेटा रेडी कर लिया है एनालिसिस के लिए जो आपको लगेगा इन ऑर्डर टू get a reasonable assurance whether the cost of materials consumed which is appearing in your statement of profit and loss is materially misstated or not. इसके लिए अब आप रिव्यू करेंगे मंथ ऑन मंथ, कितने मेरे डिविएशंस आए, कितने नहीं आए। आपको आपके सीनियर के साथ मिलके, के पार्टनर के साथ मिलके, क्लाइंट के साथ मिलके आपको इन सभी पॉइंट्स पे अगर आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा डिविएशन दिख रहा है तो उससे रिलेटेड रीजनिंग लेनी चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई गलत एंट्री पड़ गई हो। तो आ, फिर से अगर हम आके देखें कि आज हमने क्या क्या किया, तो हमने सीखा कि व्हाट वाज द बेसिक्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेकेंड, हमने देखा कि कैसे हम सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, हमने देखा कि उस डेटा को एक टेबल में कैसे अरेंज करें। फोर्थ, हमने देखा कि उस डेटा से रिलेटेड एक पिवट टेबल कैसे बनाएं। फाइनली, पिवट टेबल से कैसे लिंक करके पिवट चार्ट्स और स्लाइसर यूज करके एक अच्छा सा एनालिसिस के लायक डैशबोर्ड बनाया जा सके। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, एंड ये था कंजम्पशन एनालिसिस।